हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ईसीआर और ईसीएनआर के बारे में। दोस्तों, पासपोर्ट में ईसीआर और ईसीएनआर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज मैं बताऊंगा कि ईसीआर का क्या मतलब होता है और ईसीएनआर का क्या मतलब होता है। ईसीएनआर किस केस में मिलता है, ईसीएनआर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और ईसीआर किस केस में मिलता है, और ईसीएनआर के लिए किस केस में आपको किस कैसे बाय डिफॉल्ट मिल जाता है या क्या करना पड़ता है आपको। हर एक ईसीआर के विषय पे आज पूरी बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ईसीआर क्या होता है। ईसीआर होता है दोस्तों इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और ईसीएनआर होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों, कहीं भी जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको बाहर अब्रॉड ट्रैवल करते टाइम आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स मिलते हैं दोस्तों। जो देखिए दोस्तों, बाहर इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए, अप्रवासियों को रोकने के, प्रवासी जो है दोस्तों, बाहर देश के रहने वाले हैं, इलीगल तरीके से कोई भी किसी देश में घुसपैठ ना करे, उस चीज़ को रोकने के लिए जो है इमिग्रेशन जरूरी है दोस्तों। और जिसको इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए ही ये नियम बनाया हुआ है। और ईसीएनआर उनके लिए चेकिंग अलग से हो या ना हो, वही स्टेटस होता है दोस्तों। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, क्या इमिग्रेशन का चेक, उसके लिए इमिग्रेंट्स का जो क्राइटेरिया है, जो रूल्स है, उसकी चेकिंग रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है दोस्तों, वो आपके पासपोर्ट में आप कैसे देख सकते हैं दोस्तों। जब आपको आपका पासपोर्ट मिलता है तो पीछे आपका माता पिता का नाम, आपके पति या पत्नी का नाम और उसमें एड्रेस लिखा होता है दोस्तों। आपके जो पिता का नाम लिखा होता है बैक साइड पासपोर्ट के, उसके ऊपर दोस्तों अगर आपके पासपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा पिता के नाम के ऊपर, तो दोस्तों समझ लीजिए आपका पासपोर्ट ऑलरेडी ईसीएनआर है। ईसीएनआर मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, कोई इमिग्रेशन चेक की अलग से जरूरत नहीं है दोस्तों। और ईसीआर अगर उस पे अगर पिताजी के बैक साइड में पिताजी के नाम के ऊपर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपका पासपोर्ट ईसीआर का है और उसमें इमिग्रेशन चेकिंग रिक्वायर्ड की अलग से जरूरत है दोस्तों। अब मैं बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, उसमें दोस्तों करना क्या पड़ता है। जिसका ईसीआर पासपोर्ट है, अगर उसको उसके केस में इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए दोस्तों उसमें अलग से मिनिस्ट्रीज ऑफ ओवरसीज अफेयर्स से अलग से दोस्तों क्लियरेंस लेनी पड़ती है। क्लियरेंस लेनी पड़ती है, वो आपके पासपोर्ट पे अलग से एक प्रिंट छाप वो करेंगे दोस्तों, और उसमें आपको एक तरीके से क्लियरेंस मिल जाएगी, एक स्टैंप मिल जाएगी पासपोर्ट के पेजेस पे, जिसमें आपको इमिग्रेशन चेकिंग नॉट रिक्वायर्ड हो जाएगा दोस्तों। लेकिन उस केस में मैं आपको फ्रेंकली बता देता हूं दोस्तों कि बहुत पैसा खर्च होता है। जितनी बार भी आप ट्रैवल करेंगे उतनी ही बार आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। ये और कई लगभग पूरी गल्फ कंट्रीज, 19 से 20 कंट्रियां ऐसी है दोस्तों पूरी दुनिया में, जो कि अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को और या किसी भी इस चीज़ के लिए जो जाता है उसके लिए अलग से ईसीएनआर की जरूरत पड़ती है दोस्तों, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड की दोस्तों। और देखिए दोस्तों, पासपोर्ट में नॉर्मली 1500 रुपये फीस आपको लगती है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली एक चीज बता दूं, जब भी आप ईसीआर अगर आपका पासपोर्ट है और ईसीएनआर आपको करवाना है, तो आप जब भी इमिग्रेशन क्लियरेंस काउंटर पे जाएंगे दोस्तों, आपको अलग से लाइन में चेकिंग होगी, और जो स्टैंप मिलेगी जो अभी मैंने बताया कि जिसमें आपको इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड का क्लियरेंस मिल जाएगी, उसके लिए दोस्तों आपको बहुत पैसा बार बार खर्चा करना पड़ेगा, जितना कि पासपोर्ट की खुद फीस नहीं है दोस्तों। तो उस केस में दोस्तों उससे कैसे हम ईसीएनआर पासपोर्ट बनवाते समय ही कर सकते हैं, और कैसे उस चीज़ में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, या कैसे हम हमारा अधिकार किस उसमें पासपोर्ट ऑफिस में क्या है, वो मैं आपको ईसीआर के बारे में सारा बताता हूँ दोस्तों। ये अभी तक जो बताया मैंने, ये प्रॉब्लम बताई कि आपको क्यों ईसीएनआर की जरूरत पड़ती है, ईसीएनआर में क्या डिफरेंस है, और किस तरीके से अलग से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, और क्यों ये ईसीएनआर का बनाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको पासपोर्ट में ईसीएनआर कब मिलता है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों बच्चे के केस से। बच्चे के केस में दोस्तों, जब तक 15 साल का होता है तो उसको पेरेंट्स के बिहाफ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पास ईसीएनआर स्टेटस मिलता है दोस्तों। पेरेंट्स के बिहाफ पे ईसीएनआर स्टेटस ऑलरेडी मिल जाता है दोस्तों। ध्यान रखिए, बच्चे के जन्म से लेके 15 साल तक के बच्चे की मैंने बात करी है। और दूसरा केस मैं सीनियर सिटीजन का लेता हूं दोस्तों। सीनियर सिटीजन को भी बाय डिफॉल्ट पासपोर्ट 50 साल से ऊपर, सीनियर सिटीजन से भी 10 साल पहले दोस्तों, सीनियर सिटीजन की उम्र 60 साल से मानी गई है, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस 50 साल से लेके
50 साल से लेके उससे ऊपर जितनी एज वाले हैं उनको बाय डिफॉल्ट ईसीएनआर का स्टेटस ईसीएनआर पासपोर्ट देता है दोस्तों। ये 2 केस। अब बच गए दोस्तों 15 साल से लेके और 50 साल तक के एज के वाले। दोस्तों 15 साल से लेके अगर आप 15 साल से और 18 साल के बीच में हैं और आप पास उसमें दोस्तों चॉइस होती है दो आपको। आप फीस भर जब भी आप पासपोर्ट एप्लीकेशन भरेंगे आपको एक वैलिडिटी सिलेक्ट करनी होती है दोस्तों, कि वो वैलिडिटी क्या होती है कि वैलिड कितने साल का आपको पासपोर्ट चाहिए। अगर आप 18 साल का होने तक का पासपोर्ट लेते हैं टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो आपको दोस्तों पेरेंट्स के बिहाफ पे भी ईसीएनआर मिल जाएगा, लेकिन केवल वो 18 साल का होने तक। जब तक आपका पासपोर्ट 18 साल तक का होने के बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा और उस तक तब तक ही आपका ईसीएनआर मिलेगा आपके पेरेंट्स के बिहाफ पे। ईसीएनआर इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप 15 साल के हैं और आप 10 साल का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं पूरी फीस दे के 1500 फीस भर के, तो उस केस में अगर आपने मैट्रिक सर्टिफिकेट अगर आपने दिया है तो आपका इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड आ जाएगा, ईसीएनआर आपको मिल जाएगा। उसमें केस में आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इमिग्रेशन ये 15 साल की बात थी, अब 18 साल से 50 साल के बीच की बात कर लेते हैं दोस्तों। 18 साल से 50 साल के बीच का कंडीशन ये है दोस्तों, जनरली क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि 18 साल से 50 साल के सबसे पहला क्राइटेरिया जो है, जो सबसे पहली चीज दी जाती है वो दी जाती है दोस्तों आपकी मैट्रिक का सर्टिफिकेट। कम से कम मैट्रिक की एजुकेशन हो दोस्तों, उसका सर्टिफिकेट हो, या आपका 12th का भी चलता है, या आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, या आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है या दोस्तों कि जैसे आपने एमबीए किया हुआ है, या आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या आप लॉयर हैं, तो उसमें भी वो भी आपका ईसीएनआर मिल जाता है दोस्तों आपको उस केस में भी। उसके अलावा दोस्तों एजुकेशन के अलावा आप क्या दे सकते हैं, एजुकेशन के अलावा दोस्तों आप आईटीआर जो भरते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, उसका जो असेसमेंट होता है दोस्तों, असेसमेंट ऑर्डर, उसमें आप इनकम टैक्स पेड होने चाहिए, उससे भी आपको दोस्तों ईसीएनआर मिल जाता है दोस्तों। और तीसरा केस क्या है दोस्तों, तीसरा केस जो दिया जाता है कि अगर आप दोस्तों अगर 3 साल आप बाहर विदेश में रहे हैं किसी भी कंट्री में, 3 साल रहे हैं या 3 साल से ज्यादा, कम से कम 3 साल होना चाहिए दोस्तों। उस केस में भी क्लियर करना चाहूंगा कि 3 साल जरूरी नहीं है कि आप इकट्ठा ही रहे हो दोस्तों। 3 साल अगर आप 6 महीने एक बार रहे हैं, साल भर एक बार रहे हैं, मतलब टुकड़ों में आप 3 साल भी रहे हैं, तो भी आपका ईसीएनआर मिल जाएगा दोस्तों क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में। उस पासपोर्ट पे जो अराइवल और डिपार्चर स्टैंप है, कितने दिन आप रहे वो काउंट करके आपको ईसीएनआर दे दिया जाता है दोस्तों। ये था दोस्तों। और गवर्नमेंट सर्वेंट के केसेस में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में भी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट गजेटेड ऑफिसर है तो दोस्तों उसको बाय डिफॉल्ट उसको ईसीएनआर मिल जाएगा, और उनके डिपेंडेंट को भी दोस्तों ईसीएनआर मिल जाता है। और जो दोस्तों उसके लिए एक जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है 18 साल तक के बच्चे, उनको भी ईसीएनआर दे दिया जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों ईसीआर और ईसीएनआर की बात थी दोस्तों। और ईसीएनआर और ईसीआर से संबंधित अगर आपको कोई और समस्या है कि कुछ और जानकारी चाहते हैं इस विषय में, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आपको पासपोर्ट वीजा से संबंधित हर एक बारीक से बारीक, स्टिक से स्टिक जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। नमस्कार।